गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अविकारी शब्द। जैसे कि देखो, आपने पिछले वीडियो में हमारे ग्रामर या व्याकरण विभाग का जो विकारी शब्द यह टॉपिक था, इसका हमने अध्ययन किया। तो फिर से हम इसकी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। देखो, ये जो विकारी या अविकारी ये जो दो प्रकार है, ये शब्द के दो प्रकार है। शब्द देखो, स्वर और व्यंजन, इनके अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं और इन्हीं शब्द के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब आपको वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में लिंग के अनुसार या फिर वचन के अनुसार इसमें बदलाव होते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि यह लड़का या फिर यह अच्छा लड़का नहीं है। और दूसरा वाक्य अगर हमने वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन किया तो देखो, ये अच्छे लड़के नहीं है। देखो, पहला वाक्य था यह अच्छा लड़का नहीं है और दूसरा लड़का, इस शब्द का ये शब्द एक वचन है, इसका हमने बहुवचन किया दूसरे वाक्य में, ये लड़के अच्छे नहीं हैं। अब देखो, ये जो दो वाक्य अगर हमने देखे तो इन वाक्यों में लड़का इस शब्द में वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है। और लड़का क्या है? तो लड़का ये संज्ञा है। दूसरा अच्छा शब्द देखो कि यह अच्छा लड़का नहीं है, ये अच्छे लड़के नहीं है, यानी अच्छा इसका भी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। लेकिन अच्छा ये क्या है? तो अच्छा ये क्या है? विशेषण है। तो इसी तरह वाक्य में ऐसे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, वह लिंग वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता ही है। और ये जो शब्द होते हैं, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसीलिए तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, उसके उपभेद, सर्वनाम, उसके प्रकार, विशेषण, उसके प्रकार, और क्रिया यानी क्रियापद। तो इसी तरह इन सभी में क्या होता है? तो वचन के अनुसार ये शब्द बदलते हैं। तो ये क्या है? विकारी शब्द। अब अगर हमने इस वाक्य में अगर हमने देखा तो एक शब्द वैसे की वैसे ही है, चाहे उसमें वचन के अनुसार परिवर्तन करो या लिंग के अनुसार, वो शब्द वाक्य में वैसे की वैसे ही रहता है। जैसे देखो कि यह अच्छा लड़का नहीं है और ये अच्छे लड़के नहीं है। इन दोनों भी वाक्यों में नहीं ये जो शब्द है वह वैसे की वैसे ही रहा है, इसमें कुछ भी बदलाव या परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वाक्य में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जो शब्द बदलते नहीं, वे शब्द वैसे की वैसे ही रहते हैं, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम है अव्यय। अव्यय का अर्थ है ह। अव्यय यानी ह कि जिनमें व्यय अथवा परिवर्तन न हो। तो इस तरह देखो कि ये जो आप या हम जो अव्यय ये जो टॉपिक देखने वाले हैं, तो अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आती है, उसी तरह अविकारी शब्द के अंतर्गत उसके भी हम भेद देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से भेद है। तो अव्यय के भेद हो या अविकारी शब्द के भेद हो, दोनों ही एक ही समान है, यानी एक ही है। तो चलिए अब हम सबसे पहले अव्यय की फिर से व्याख्या देखते हैं। अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भी चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय,
दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये देखो अव्यय के 4 भेद या प्रकार है, तो हम एक एक करके इन प्रकारों की जानकारी लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो क्रिया विशेषण, क्रिया प्लस विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। परिभाषा देखो कि जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है वह 4 तरह से क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं। यह जानकारी निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित होती है। कौन सी देखो कि जो वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, कि वाक्य जो होता है तो उस वाक्य में जो क्रिया होती है वह क्रिया कहाँ पर होती है, कहाँ घटित होती है, वह क्रिया कैसे होती है, वह क्रिया कितनी मात्रा में होती है, वो या फिर वह क्रिया कब होती है। तो इसका उत्तर बताने वाला जो शब्द होता है कि क्रिया कब घटित हुई, कैसे घटित हुई, कितनी घटित हुई और कहाँ पर, तो इसको ऐसा पूछने पर मिलने वाला जो जवाब होता है वही उस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द होता है। जैसे देखो महेश कल जाएगा, अगर आपको ऐसा वाक्य दिया, अब इसमें कल जाएगा, तो जाएगा ये तो क्या है, क्रिया है, महेश कल जाएगा। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है कि महेश कब जाएगा, यानी कब, यह प्रश्न पूछने पर जो सवाल आता या फिर जो उत्तर आता है वह है कल। तो कल ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। माँ आज अस्पताल जाएगी, माँ कब अस्पताल जाएगी, कब यानी समय के बारे में, आज, कल, परसों, तो इस तरह आज ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, कैसे हिलाना शुरू किया, कैसे यानी क्रिया कैसे हुई, कैसे हिलाना शुरू किया, तो धीरे धीरे, तो इसी तरह धीरे धीरे ये है क्रिया विशेषण अव्यय। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया, कितना समझाया, कम, ज्यादा, ये क्या है, परिमाण बताने वाले शब्द है। तो इसी तरह उसे बहुत समझाया, तो बहुत ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। यानी वाक्य जब होता है और वाक्य में आपको जब क्रिया विशेषण अव्यय पहचानना है तो सबसे पहले क्या करना है, उस वाक्य में जो क्रिया होती है तो उस क्रिया को, वह क्रिया कब, कैसे, कहाँ पर घटित हुई, ये प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आएगा वही क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अब दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय यानी क्या कि दो अलग अलग वाक्य हो, उन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम वह शब्द करता है। दो अलग अलग शब्द हो, उन दो शब्दों को जोड़ने का काम वो एक शब्द करता है और उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो ऐसे कौन कौन से शब्द है या समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से है, किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन, अथवा, और, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो यानी ये ऊपर जो यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए जो शब्द दिए हैं ये सभी शब्द का उपयोग वाक्य में होता है और यही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं वह दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो राजन ने बहुत मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ, यानी राजन ने मेहनत की और वह सफल नहीं हुआ, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु शब्द ने किया। तो परंतु ये क्या है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है। वह उठा और घर चला गया, वो उठा और चला गया, तो और ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। मुझे 2000 की नोट देनी पड़ी क्योंकि दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे, यानी आपको यहाँ पर कुछ शब्द
या अव्यय यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। और, तथा, क्योंकि, परंतु, बल्कि, वे, तो ये जो होते हैं वह क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। अब तीसरा जो है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखो, संबंध बोधक, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाना। लेकिन संबंध दिखाते वक्त वह जो शब्द है वह शब्द अपने साथ कुछ कारकों को वह लेकर आता है। तो कौन कौन से कारक है देखो इन वाक्यों में, कि, के, की, रा, री, रे, नी, ने और से, ये विभक्ति चिन्ह आते हैं। देखो, यानी पहले से, या के पहले, के बाहर, के आगे, के पीछे, के नीचे, यानी ये जो शब्द होते हैं कि बहुत से कुछ शब्द उन शब्दों को प्रत्यय लगे ही रहते हैं। और ऐसे जो शब्द है जो अपने सात प्रत्यय को लेकर आते हैं, इन्हीं शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, राम अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाता है। अब इस वाक्य में देखो कारक कौन सा है, तो के किस शब्द को अपने साथ लेकर आए हैं, तो के साथ, यानी के साथ विभक्ति के बाद। और एक ध्यान में रखना है कि ये जो संबंध सूचक अव्यय आते हैं वाक्य में, तो वह विभक्ति के बाद ही आते हैं। तो के ये क्या है, के ये क्या है, तो वह विभक्ति चिन्ह है। और उसको सा बरा उसके आगे जो शब्द होता है तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। मेरे घर के पास डाकघर है। अब इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा है, के, और के बाद कौन सा शब्द आया है, पास। तो के और पास ये दोनों भी क्या है, संबंध बोधक अव्यय। सिर्फ पास नहीं, तो के पास, के साथ। गरीबों के लिए हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। इस वाक्य में भी विभक्ति चिन्ह कौन सा है, तो के, और के किसे लेकर आया है, लिए शब्द में। अब ये जो में शब्द आया है ये क्या नहीं है, विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि विभक्ति चिन्ह कौन कौन से है। फिर से देखो, का, की, के, रे, रारी, रे, नी, ने और से, ये क्या है, विभक्ति चिन्ह। अब जो मैं अभी बता रही हूँ ये सभी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करके लिखना है। आगे देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय, कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता। विस्मयादि, ये तो एकदम आसान अव्यय है, पहचानने का आसान तरीका है कि ये जो अव्यय है तो इसमें वक्ता के आनंद, भय, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित होते हैं और इन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय, विस्मयादि यानी जिसे हम उद्गारवाचक चिन्ह जैसे हम कहते हैं या उद्गारवाचक शब्द जिसे हम कहते हैं वही विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे देखो, ये जो अव्यय होते हैं तो ये जो शब्द होते हैं इन शब्दों से आनंद व्यक्त होता है, भय, हर्ष, क्रोध, तो ऐसे शब्द और वे शब्द चाहे किसी भी वाक्य में हम प्रयोग करें तो वे शब्द वैसे की वैसे ही रहते हैं। इसी कारण तो इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखो, जैसे वाह, कितना सुंदर चित्र है, इसमें वाह। और एक देखो कि विस्मयादि बोधक शब्द पहचानने का एक आसान तरीका है कि इस शब्द के आगे उद्गारवाचक चिन्ह दिया होता ही है। हाय, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, हाय, ये भी क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। छी, कितनी गंदगी है, तो ये घृणा या तिरस्कार के रूप में इसका प्रयोग किया है। तो इस तरह आनंद हो, भय हो, हर्ष हो, शोक हो या तिरस्कार हो, किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है इसी शब्द को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर मैं हमने अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय के जो चार भेद है, ये भेद एकदम आसान है, इसकी जानकारी हमने देखी। तो आपको क्या करना है कि ये जो चार भेद है जो यहाँ पर आप परिभाषा और एग्जाम्पल दिए हैं तो ये सभी आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में वह लिखने हैं। अब परीक्षा या प्रश्न पत्र में
अवयव इस टॉपिक पर आपको सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 2 प्रकार के प्रश्न कौन से हैं वो देखते हैं कि निम्नलिखित अवयव शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये एक प्रकार का प्रश्न आता है। तो इस तरह आपको अव्यय दिए होते हैं लगातार, यद्यपि, एकाएक, तुरंत, राम राम, ऐसे आपको क्या दिए होते हैं अव्यय दिए होते हैं या अविकारी शब्द दिए होते हैं और इन शब्दों का आपको क्या करना होता है वाक्य में प्रयोग करना है। अब अगर इस वाक्य में अगर हमने देखे ये जो शब्द है 5, अब इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय कौन सा है तो राम राम, यानी ये जो शब्द है वह वाक्य के शुरुआत में ही आने चाहिए, यानी उद्गारवाचक जो चिन्ह लगाए हुए जो शब्द होते हैं या विस्मयादिबोधक अव्यय का अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य की शुरुआत में ही आने चाहिए। दूसरा है तुरंत। अब तुरंत ये कौन सा शब्द है, तुरंत ये अव्यय का कौन सा भेद है तो तुरंत ये है क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस क्रिया विशेषण अव्यय का भी हमें क्या करना है यहाँ पर, तो वाक्यों में क्या करना है उसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। दूसरा देखो एकाएक। एकाएक ये भी क्या है, एकाएक ये भी क्रिया विशेषण है। यद्यपि, लगातार, तो इस तरह इन अवयव कौन से हैं ये पहचान कर आपको क्या करना है वाक्यों में प्रयोग करना है। अब दूसरा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है वो देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्द का अव्यय भेद लिखिए। ये 2 प्रकार के प्रश्न आते ही है। पहला अव्यय का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और दोनों में से आपको कौन से भी एक प्रकार का प्रश्न यहाँ पर क्या करना है प्रश्न पत्र में लिखना है, यानी और एक तो पहला प्रश्न और दूसरा और इसके लिए अथवा, यानी दोनों में से किसी एक को यहाँ पर आपको क्या करना है वह प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब कौन सा दूसरा प्रकार का प्रश्न आता है अव्यय के बारे में, तो अधोरेखित या अधोरेखांकित शब्द का अव्यय भेद लिखिए, यानी आपको वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में शब्द होते हैं, वो शब्द अधोरेखित किए होते हैं और इन शब्दों का हमें क्या करना है अव्यय का भेद लिखना है। या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर अधोरेखित भी शब्द ना किए हो तो वह पहचान कर उसके हमें भेद लिखने है, ऐसा भी प्रश्न आता है। अब इसमें अधोरेखित शब्द तो दिए ही है और उत्तर भी यहाँ पर दिए है संबंध सूचक अव्यय। दूसरा वाक्य है आज जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। अब इसमें और ये अधोरेखित शब्द है अव्यय है तो और, बल्कि, परंतु, अथवा ये जो क्या है कि 2 वाक्यों को वह जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए वह समुच्चय बोधक अव्यय है। मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया। अब देखो इस वाक्य में के साथ, यानी के क्या आया विभक्ति और विभक्ति के बाद जो शब्द आया है के साथ वह क्या है संबंध सूचक अव्यय। राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तुरंत, जल्दी, ये क्या है कैसे समझ गया तो कब कहा कैसे, तो इसका उत्तर क्या है तुरंत समझ गया। तो यह है क्रिया विशेषण अव्यय। और उफ कितनी गंदगी है यहाँ, ये क्या है विस्मयादिबोधक अव्यय। अब यहाँ पर हमने ये जो अव्यय है उसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पर देखी, उसके एग्जाम्पल देखे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक पर आधारित ये भी हमने देखे। तो आपको ये सभी जानकारी अच्छी तरह से लिखकर इसका अध्ययन करना है और ये जो मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हैं इन 2 प्रश्नों को भी आपको लिखकर इस जो टॉपिक है उसे समझ लेना है।